वाले में सी लिखो, और बाकी हर्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है? टू हर्ट फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, तो ये ए हो गया। बोलो सही है। अब ये चारों जिसमें मिलते हो उन सब का हम आंसर देखें, तो कौन सा आंसर है? फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का सी और फोर्थ का ए। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड देखो, दैट इज ऑक्सिन क्या करता है? ट्रॉपिज्म को रेगुलेट करता है, डायरेक्शनल मूवमेंट देता है। ये देखिए एब्सिसिक एसिड क्या करता है? डॉर्मेंसी को बढ़ाता है। तो पलक साइटोकिनिन क्या करता है? नो, इट डिलेज एजिंग, इसीलिए सी इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। लिखो इस चीज को, तो सी इज इनकरेक्ट। सी क्या है? इनकरेक्ट। एब्सिसिक एसिड थोड़ी है वो तो ग्रोथ दे रहा है, तो वो क्यों तुम कोई कह रही हो कि एजिंग को कर रहा है? सो इट डिलेज एजिंग इन लीव्स। इसका क्या काम है? डिलेज एजिंग। देखो तुम्हारे यहाँ पे इतने दिन से पेपर तुमने देखा नहीं, तो सी का गलत आंसर दे। लोग डिस्कस कर लेते हैं, इधर उधर देख लेते हैं डिलेज एजिंग। चलो एमसीक्यू तो चेक करते ही। जिबरेलिन क्या करता है? प्रमोट्स ग्रोथ। वैसे साइटोकिनिन का क्या मतलब है? साइटोकिनेसिस का क्या मतलब होता है? सेल डिवीजन। तो साइटोकिनिन वही करता है। सही है। और साथ में अगला देखो, a student accidentally places his hand on flame निष्का of candle and quickly pulls her hand। तो ये जो फ्लेम है उसे रिस्पांस का होगी कि स्टिमुली? स्टिमुली। तो फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा? फ्लेम इज स्टिमुलस। एक है तो स्टिमुलस, बहुत है तो स्टिमुली। हिंदी में इसको उद्दीपक कहते हैं, अग्नि उद्दीपक का कार्य कर रही है। फिफ्थ देखो, हाँ बताइए जसमिता, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया इस बार हेट्रोजाइगस में, तो तुम्हें जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिलेगी, ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ ऑफ स्प्रिंग, उसमें तुमको कितने हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल मिलेंगे? 50%। इसका मतलब है कि हमने टी टी और टी टी के बीच क्रॉस करा दिए, दोनों हेट्रोजाइगस, तो इनसे बनने वाले गेमीट क्या क्या बने? टी 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 टी। ऐसा इन्होंने क्या कराया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। तो अब इससे जो मिलेगी जनरेशन वो इसके लिए F1 होगी। जो हम कराएंगे पहली जनरेशन मिलेगी उसे F1 कहेंगे। तो अब ये कितना हो सकता है? दैट इज टी टी, टी टी एंड टी टी और टी टी। तो हेट्रोजाइगस कितने परसेंट हो गए F1 जनरेशन? 50% हो गए। अब 50% आर हेट्रोजाइगस। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं इनको। सिक्स्थ में ये एक फूड वेब दिया गया है, और ये मुझे बताओ कि जो क्या खाए? प्लांट्स को खाए, हर्ब्स को खाए, वो हर्बीवोर है। हर्ब्स को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर है कि सेकेंडरी कंज्यूमर? और जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाए, बताओ इसमें देख के कितने प्राइमरी कंज्यूमर है? और सेकेंडरी भी बताओ। 4। चेक करें तो देखो ये कौन कौन से प्राइमरी कंज्यूमर? 1, 2 और 3। इसको कितने लोग खा रहे हैं? ये खा रहा है, ये खा रहा है, तो 1 2 जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता हो। और इसको कौन खा रहा है? ईगल। तो इस वाली फूड चेन के लिए ईगल सेकेंडरी कंज्यूमर है, लेकिन नीचे वाली फूड चेन के लिए इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, वो वहां टर्शरी कंज्यूमर या थर्ड डिग्री का। चेन लंबी है तो वही चीज टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकती है, लेकिन इस वाली चेन के लिए क्या है? क्योंकि उसने हर्बीवोर को खाया। तो अब इसमें तुम सारे नाम बताओ कौन से सेकेंडरी कंज्यूमर है। अंकुर राज
सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया हमारा स्नेक, फ्रॉग और गार्डन लिजर्ड। ईगल, हाँ ईगल भी हो जाएगा। हो जाएगा, इसको लिखो। ऑन रैबिट के लिए, क्योंकि वो रैबिट को खा रहा, तो देयर आर 3 प्राइमरी कंज्यूमर्स, 3 प्राइमरी कंज्यूमर और 4 सेकेंडरी कंज्यूमर। सुनील, इसमें टर्शरी कंज्यूमर कितने हैं? बोलो। ईगल है, वो लास्ट वाली फूड चेन के लिए है। So which consumer is both secondary and tertiary? देख के बताओ। ईगल, क्योंकि वो एक चेन के लिए सेकेंडरी है और एक चेन के लिए क्या है? टर्शरी। अगर सवाल लिखें तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। In the food chain, suppose the amount of energy at 4th trophic level, तो that grasshopper, उसको grasshopper को frog ने खाया, frog को snake ने खाया, snake को eagle ने खाया। तो नूर, इसमें 4th trophic level बताओ। 4th trophic level है कौन सा? ईगल। सुनील, आप बताओ। स्नेक। दिस इज 4th trophic level। और किसके पास एनर्जी कितनी है? 5 किलो जूल। तो ज्योत्सना, इसके पास कितनी होगी? 50 किलो जूल। इसके पास फिर 500 किलो जूल। और इसके पास, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए। दैट इज असर्शन एंड रीजनिंग। तो असर्शन दिया गया है, क्रोमोसोम इनहेरिटेड, अंकुर राज, फ्रॉम पेरेंट्स डिसाइड्स द सेक्स ऑफ चाइल्ड। क्या तुमको ये बात सही लगती है कि जो बच्चों को पेरेंट्स से क्रोमोसोम मिलता है उसके अनुसार से उनका जेंडर डिटरमाइन होता है? अच्छा, तो असर्शन आपको ट्रू लग गया, ठीक है। और अगर कोई मेल चाइल्ड है तो वो एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से पा रहा है। मतलब मेल चाइल्ड में कौन से क्रोमोसोम होंगे? सेक्स क्रोमोसोम। एक्स एक्स होंगे कि एक्स वाई? अच्छा, एक्स वाई होगा। तो बोलो, क्या वाई उसने अपनी मदर से पाया होगा? नहीं पाया। अच्छा, वाई फादर से। अच्छा, वाई उसने फादर से पाया और एक्स किससे पाया होगा? मदर से। तो जब इसका रीजन तुम पढ़ो, तुम ये बताओ कि रीजन तुम्हें सही लग रहा है? फॉल्स है ना। एक्स क्रोमोसोम मेल चाइल्ड तो नहीं पाएगा, तो इस तरीके से मेल चाइल्ड है, तो इसलिए मैं कौन सा इसमें टिक करूं? तुम्हें क्या क्या जस्टिफिकेशन होगा? A is true and R is false। अच्छा, A is true and R is false, इसको क्या कहेंगे? कौन सा होता है? C। ठीक है, तो C लिखो। C इसका करेक्ट ऑप्शन। 9th क्वेश्चन देखो। Name the food chain is responsible for entry of harmful chemicals। तो ये जस्मिता ट्रू है कि फॉल्स? फूड चेन रिस्पॉन्सिबल है क्या? कि फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। ये बात सही है, फूड चेन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फूड में वो आगे बढ़ता चला जाता है ना। फूड चेन में अगर हमारे अंदर कैसे कोई चीज पहुंची, हमने फूड चेन में से किसी एक को खाया और उसकी वजह से हमारी बॉडी में पहुंची। चेन ना होती तो वो जिसके अंदर केमिकल पहुंचा होता वहीं रह जाता। फूड चेन में आगे बढ़ता गया ना, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। तो ये फूड चेन ने ही उस जो डीडीटी है उसको आगे बढ़ाया और हम तक पहुंचा दिया, क्योंकि हम तो टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। अल्टीमेटली टर्शरी कंज्यूमर या टॉप मोस्ट का जो होगा एंड ऑफ द फूड चेन में ह्यूमन आता है कि नहीं आता है? तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, यस फूड चेन। अच्छा बताओ, लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। ये ट्रू है, तो क्या आप इसमें टिक करेंगे?
A and R are both are true, but R is not the correct explanation of it. एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हार्मफुल केमिकल्स, अगर वो कॉम्प्लेक्स फूड चेन है तो क्या उससे हार्मफुल केमिकल आ जाएंगे? पुराने जमाने की जो फूड चेन होती थी, क्या उसमें हार्मफुल केमिकल होते थे? तब भी तो फूड चेन कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन हार्मफुल केमिकल्स तो ह्यूमन इंटरवेंशन से आए हैं, ना कि फूड चेन से। तो उसका जस्टिफिकेशन वो क्या दे रहा है बताओ? उसका जस्टिफिकेशन दे रहा है बिकॉज द फूड चेन इज कॉम्प्लेक्स, सो DDT enters in our body। ये कोई रीजन हुआ? ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हुई। सो इसलिए बोथ आर करेक्ट, बट R is not the correct reason या explanation of it। हाँ, सर फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में तो वही होता है, उसमें जो केमिकल सब्सटेंस बॉडी से ट्रांसफर होता है, तो फिर फूड चेन कैसे उसमें पैकेजिंग में होता है? अच्छा। सो अब देखो, food chain is responsible for transfer of harmful chemicals in our body। अब देखो, yes, a food chain is responsible। मान लो अगर फूड चेन ना होती तो तुम्हारी बॉडी में चीज पहुंचती ना, वो एक किसी ने किसी को खाया, किसी ने किसी को खाया, एंड प्रोडक्ट अगर आप खा रहे हो तो वो जो हार्मफुल केमिकल है इट इज ट्रांसफर्ड इन द चेन। चेन का एक हिस्सा झटको तो जो रिपेल है वो दूसरे एंड पे पहुंचती है। सो उसमें वो क्या ट्रांसफर होता रहा? अल्टीमेटली DDT भी तो ट्रांसफर होता रहा। चेन ना होती तब फिर तुम्हारे अंदर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ना होता। फूड चेन की वजह से हुआ, ये सही बात है। सो इसलिए फूड चेन में लोग एक दूसरे को खाते हैं ना, तो उस वजह से वो चीज आगे ट्रांसफर हो जाती है। ह्यूमन इज, इसको ऐसा लिखोगे, ह्यूमन इज एट द एंड ऑफ फूड चेन, सो इट इज हाईली मैग्निफाइड इन अवर बॉडी। बोलो बात सही है? चलो तो निष्का क्या आंसर है इसके? बोलो। बी, बोथ आर करेक्ट, बट हाँ? बात नहीं करो। हाँ बोलो। वैरी होती है फूड चेन क्या है? एक अपनी कॉम्प्लेक्सिटी पे भी वेरी करती है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या तुमको लगता है किसी में 3 लेवल तक ही पहुंचती, किसी में 5 और किसी में 6 तक भी पहुंच जाती, प्लैंकेटन वाला इस लो, और फिर आपस में ये कॉम्प्लेक्स कितनी है? तो ये बिल्कुल सही है। इस सी में क्या आंसर होता है? क्या आर फॉल्स है? फॉल्स नहीं है, चेक करो, फिर से चेक कराता हूँ। फूड चेन वेरी ग्रेटली ऑन बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड वो नहीं देगा। तो ये चीज है, फूड चेन वेरी इन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? सो ये होता है, ये करेक्ट है, वेरी इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड लेंथ, दोनों सही है, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला सवाल देखिए। है कि नहीं? मतलब नहीं है। बी है। हाँ बी है, सही। दोनों ही सही हैं, हाँ दोनों सही है, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलो अगला आंसर देखो। नेक्स्ट इज नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, श्रेया, वेयर द नेफ्रॉन्स आर फाउंड, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सो nephrons are found in kidney। किडनी में पाए जाते हैं। क्या पूछ रहा बताइए? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इट इज बेसिक फिल्टरिंग यूनिट। सेंटेंस पूरा करो, किसको फिल्टर करती है निष्का? बोलो। बहुत अच्छा, आप भी बोलो। नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसको फिल्टर करती है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम आवर ब्लड, इसमें से करती है फ्रॉम आवर ब्लड। ये काम कौन करता है? दैट इज
इट इज डन बाय नेफ्रॉन्स। और कितने नेफ्रॉन ईच किडनी में पाए जाते हैं? ठीक है। सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। अब देखो, तो ये अलग अलग यूनिट इसमें दिखाई गई हैं, जिसमें किडनी में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखो, इसमें देख लेते हैं। सो दिस इज, इसमें ये कॉर्टेक्स है और इस पार्ट को क्या कहते हैं? मेड्यूला। रेड पार्ट को क्या कहा जाता है? एंड हाउ मेनी मेड्यूलास आर देयर? दैट इज 10 के करीब होंगे। एंड हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर देयर? अगर दोनों किडनी में देखा जाए कितने नेफ्रॉन होते हैं? बोलो कितने मिलियन होंगे? 1.8 मिलियन ही कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर फाउंड इन ह्यूमन किडनी? So this is approximately, इन्होंने कहा 1 मिलियन ही है, 1.8 नहीं है। और ये जो नेफ्रॉन होते हैं एक दिन में कितना लीटर ब्लड फिल्टर करते हैं और कितना लीटर यूरिन बनाते हैं? बोलो। 200 लीटर। अच्छा, और फिर यूरिन कितना बनाते हैं? 2 लीटर। अच्छी जानते। नाउ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय नेफ्रॉन and how many liters of urine is made by nephron? ये भी दोनों लिखो तो सारा उसी में लिख देंगे, ये सब काम आएगा। चलो, तो ये स्ट्रक्चर तो ठीक है। 180 लीटर, 180 ठीक है। अब किडनी कितना बनाती हैं? यूरिन कितना बनाती हैं? 150 to 180 लीटर है, और 1.5 to 1.8 लीटर बनाने। चलो इस चीज को सबको लिखो। क्वेश्चन पेपर का एक आंसर की पीडीएफ हाँ? इस क्वेश्चन पेपर का आंसर की पीडीएफ बना रखा है। किसने बनाई है? स्कूल वालों को मिलती है ना, सीबीएसई मिलती है, तो वो आप लोगों के पास है? यस सर। भेज दीजिएगा। अभी भेज दो सर, अभी भेज दो। हाँ, तो अभी वो तुम भेजोगे जब ही पहुंचेगा ना इसमें। तो सर अभी है ना मेरे पास फोन। है तो भेज। चलो, अब ये देखो, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, सो दैट इज बेसिक फिल्टरिंग यूनिट। और ये क्या कहाँ पाई जाती हैं? दीज आर फाउंड, देखो, देयर आर, किडनी में क्या होता है? दीज आर फाउंड इन किडनी, तो लिख दिया नहीं लिखा? दीज आर फाउंड इन किडनी लिख दिया। ईच किडनी हैज 10 to 12 मेड्यूला, ठीक है। और जिसको जर्क प्रूफ कौन बनाता है? कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो उसको जर्क प्रूफ बना रहा है, यानी जो पिंक पोर्शन है वो उसको कैसा बना रहा है? जर्क प्रूफ बना रहा है। चलो, ये देखो, ऐसा ये देखो, हर जगह कोई ना कोई टकरा ही रही है। सर भेज दिया। ये देखो, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स और ये 10 से 12 क्या है? मेड्यूला। और इसी के अंदर, हर एक के अंदर अगर मैं कहूँ 1 मिलियन या 10 लाख है, तो एक में 10 ये है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक में 5 लाख हुई, तो 5 लाख के हिसाब से ये 5 लाख 10 में 50,000 एक में सर मेड्यूला भाई, ये वाला है। 50,000 एक में होंगे तभी तो 5 लाख हुई। और 5 लाख 5 लाख 10 लाख 10 लाख मिलके 1 मिलियन। 1 मिलियन ही तो लिख रहा है, सही है। सो हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर देयर बताइए। इन सब चीजों को, ये एमसीक्यू है, इसको नोट करो। ये छोटी छोटी चीजें लेकिन एक नंबर दिलाती हैं। सो हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर देयर? टोटल 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आर देयर। चलिए, अब आगे की बात करें कि हाउ मेनी माइक्रोविलीज आर इन इंटेस्टाइन?
क्योंकि उनके बीच में जो 10 डिफरेंस तुम लोग लिखते हो तो उसमें आता है माइक्रोविली और नेफ्रॉन का अंतर, और नेफ्रॉन के साथ तुम्हारा एल्वियोली का भी अंतर आता है, वहां भी 10 डिफरेंस। 129। सो इस तरीके से और 129 बिलियन इतने माइक्रोविली पर स्क्वायर इंच, ये पर स्क्वायर इंच में, और जबकि 6 मीटर लंबी हमारी 6.5 के एलिमेंट्री कैनाल है। हाउ मेनी एल्वियोलीज आर प्रेजेंट इन लंग्स? तो इनके डिफरेंसेस मैंने लिखाए हैं आप लोगों को, तो वो जरूरी है। 300 मिलियन कितने एल्वियोलीज हैं, और वो 1 मिलियन है। बोलो समझ में आ गया क्या? 750 मिलियन टोटल। हाँ? टोटल 750 मिलियन। 750. So write down 1 million nephrons are there in 2 kidneys. नोट करते जाइए। Each kidney has how many medulla? 10 to 12 medulla. ठीक है? That is each kidney has 10 to 12 medulla. अब उसके चारों तरफ क्या हो सकते हैं? Embedded between cortex. Cortex is made of फैट और मसल से बना हुआ है, फैट और मसल से, जैसे शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जो चीज व्हाइट है या पिंक है बॉडी में वो फैट है, ठीक है, और जो प्योर मसल होगी वो रेड कलर की होगी, और उसमें फैट होगा तो कैसी दिखेगी? पिंक कलर या व्हाइट कलर। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अब आगे की बात देखो, ये देखिए, फैट अलोंग विद मीट इन फ्लैश। देखो इस चीज को देखो, फैट, अगर तुमको फैट कहीं देखना होगा तो ये पोर्शन देखो, इसमें तुम्हें फैट दिखाई पड़ रहा है? फैट कौन सा पोर्शन है? तो जो हमारी बॉडी में भी जो व्हाइट पोर्शन है वो कुशनिंग इफेक्ट देगा, सही है। जिसके जितने ज्यादा फैट होगा, मोटे आदमी को पेट पे कितनी भी लाठी मारो वो मजे में लेटा रहेगा। तो पेट में फैट है तो वो कुशनिंग है, अब पतले को मारो जरा से में ही वो हिल जाएगा, और मोटे को दिक्कत नहीं होती, वो बर्फ पे भी लेटा रहेगा। इट गिव्स इंसुलेशन। ओके, सर फिर वो येलो कलर क्या होता है? पिंक का मतलब समझ गए ना? तो ये जो कॉर्टेक्स है किडनी का, जब मैंने आपको डाइसेक्शन दिखाया था वीडियो, तो उसमें भी जब उसने कट किया था तो पिंक कलर दिख रहा था, एंड दैट वाज फैट। तो फैट किसको? मेड्यूला को कुशनिंग इफेक्ट देता है। तो जैसे बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि हम आपके गुर्दे फोड़ देंगे, ऐसा कहते हैं नहीं, यही तो गुर्दे हैं। तो गुर्दे फोड़ने का मतलब वो मुक्का भी मारेंगे तो फैट बचा लेगा। वैसे तो पेल्विक रीजन में जो बोन्स हैं उनके द्वारा वो सुरक्षित है, उसमें एनकेज्ड है। हाउएवर इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन टू दैट इज ब्रेक डाउन गुर्देस। वो तो बात समझ आ गई? तो हम क्या कह सकते हैं? दीज मेड्यूलाज आर इनकेज्ड, किसमें होते हैं? इन कॉर्टेक्स, एम्बेडेड इन कॉर्टेक्स। लिखो मेड्यूला, दैट इज 10 to 12 मेड्यूला है। ये कहाँ एंगेज्ड है? आर एंगेज्ड इन, किसमें एंगेज्ड है बताइए? या एम्बेडेड इन कॉर्टेक्स। कितनी बात हो गई? अब आगे की बात देखिए कि जो फोमेन कैप्सूल है, अब मैं एक यूनिट बना रहा हूं, ये कौन सी यूनिट है बताइए? दैट इज यूनिट ऑफ नेफ्रॉन की है। अच्छा, यहां से जो इसके अंदर गिर रही है वो चीज क्या है? बोलो जस्मिता, ये रीनल वेन है कि रीनल आर्टरी? रीनल आर्टरी। अच्छा, ये रीनल आर्टरी इसके चारों तरफ से ऐसे निकल गई, और इसके बीच में जो कैपिलरीज हैं उसमें बहुत सारे होल्स हैं, सही है। ये बोमेन्स कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस है। हाउएवर इसमें से ये फिल्टर करके इसके चारों तरफ क्या कर जाएगी? इट रैप्स अराउंड, ऐसे इसके चारों तरफ लिपट जाएगी और फिर ऐसे जाएगी और फिर रैप्स अराउंड हो जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर रैप्स अराउंड हो जाएगी, ऐसे होता चला जाएगा, एंड अगेन फिर ठीक है। अब
फिर जब लास्ट में ये चीज कहाँ चली जाएगी, दैट इज अल्टीमेटली इट गोज टू यूरेटर। यूरेटर का क्या मतलब है कि वहां पर बहुत जगह से वेरियस डक्ट्स आर देयर जो कलेक्ट करते हैं, और फिर अल्टीमेटली ये यूरेटर होगा। ये तो अभी सब हर एक मेड्यूला से निकलेगी, फिर उसके बाद किडनी से निकलेगी, ये सब होगा। अच्छा, दैट इज, अब एक चीज और बताओ, ये तो यहां से निकल गई, तो वंदना इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब कौन सी और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब कौन सी, पीसीटी और डीसीटी? अच्छा, दैट इज ये जो ट्यूब है यहाँ इस एंड को वंदना बता रही है पीसीटी है, और डिस्टल किसे कह रही है, जो दूर है उसे क्या कहेंगे, डीसीटी। एट द एंड ऑफ डीसीटी यूरिन इस, यहाँ पर यूरिन बन जाएगा। और अभी अभी जस्मिता ने क्या बताया, इसको बताया इन्होंने, दैट इज रीनल रीजन में है, तो इसलिए रीनल आर्टरी, और इसको क्या कहेंगे जो यहां से निकली, दैट इज रीनल वेन। यहां तक बात समझ में आ गई? तो रीनल आर्टरी में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बोलो? अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी नहीं तो इतना नेफ्रॉन काम कैसे करेगा? तो सबसे पहले रीनल आर्टरी क्या क्या लेती है बताइए? रीनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होगा, ये देखो इसमें कैसा ब्लड है, रेड ब्लड है। रेड का मतलब इसमें हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजन तो चाहिए ना काम करने के लिए। बताओ किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और किसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा, श्रेया? मैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पर करने क्या आई थी? उसी रीनल आर्टरी में ही होगा वेस्ट ऑक्सीजन लेके आई, बोली हमसे ऑक्सीजन ले लो और हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट छान दो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे फिर क्या होगा बोलो रीनल वेन में, बोलो श्रेया, बताओ। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन क्या वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड आप बता रही वो क्लीन होगा क्या? क्लीन करके तो जाएगी ना, डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन यहाँ वो क्लीन करने आई थी। पूरे दिन में 180 लीटर ब्लड क्लीन होता है, और उससे जो ड्रिपिंग सिस्टम है धीरे धीरे करके 1.5 लीटर यूरिन बन जाता है। बोलो बात समझ में आ गई? चलो अच्छी बात बताइए, इन सब चीजों को लिखें। दैट इज, इस चीज को जस्मिता क्या कहती हो? तो 1 महीना बाकी, हाँ बोलो, आप बोलो। अब किस लिए व्हील दे रही, बोलो जो सुना, आप बताओ। लूप ऑफ हेनले, इसको कहेंगे लूप ऑफ हेनले। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। सही है, बोमेन्स कैप्सूल, और ये ग्लोमेरुलस। सही है। देखो एक बार मैं बोलता हूं, लिखवाने का काम नहीं है, मैं तुमसे बुलवाऊंगा। सही, चलो यहां तक तो तुमने लिख दिया। दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड containing nitrogenous waste enters in Bowman capsule, that is upper part of nephron। ये पूरा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन consists of Bowman capsule along with loop of Henle। इसके 2 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? ठीक है। Now oxygenated blood containing nitrogenous waste enters in Bowman capsules। ठीक है। It releases all of its amino acid, glucose, salts, water and nitrogenous waste, जिसको कि यूरिया कहते हैं। ठीक है, इसको इसमें रिलीज कर देता है बोमैन कैप्सूल एंड रिलीज कर देता है, कम्स आउट फ्रॉम इट। सो वॉट एवर 2 चीजें होती हैं, एक साथ ले जाए और एक नीचे निकाल दे। जो नीचे निकलता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अब ये यहाँ से जो निकलेगा उसे क्या कहा जाएगा? और ऊपर जो बचता है उसको रेसिड्यू। जैसे चाय की छन्नी में कुछ तुमने छाना तो ऊपर जो बचा उसे क्या कहोगे? रेसिड्यू। सही है।
इट लीव्स इट्स ग्लूकोज, एमिनो एसिड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वाटर एंड साल्ट कहाँ पे छोड़ देगा? Bowman's capsule and comes out from it. In it then again get wrapped over. किस पे wrapped over हो जाएगा? Loop of and has selective reabsorption there. और वहां पर क्या करेगा? Selective reabsorption करेगा. It reabsorbs some amount of water, क्योंकि फिर यूरिन में भी तो पानी चाहिए. Some amount of water और क्या करेगा? ऑल ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं छोड़ेगा. यूरिन में अगर ग्लूकोज है तो फिर इसका मतलब है कि उसको डायबिटीज है, फिर उसमें चीटे लगते हैं. तो अब जरा देखिए क्या क्या काम बताया. इट सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्स ग्लूकोज, सम सॉल्ट्स, क्या करेगा? सम सॉल्ट्स, सम अमाउंट ऑफ वाटर, इतना कर देगा. एंड कुछ होगा तो एमिनो एसिड भी होगा. अगर मान लीजिए एमिनो एसिड इसने नहीं किया तो ऐसे में कहेंगे कि इसके यूरिन में क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ गई है, समझो किडनी फेल. अगर क्रेटिनिन की मात्रा 2 से ऊपर चली गई है तो जब तुम कभी भी ब्लड चेक, यूरिन चेक होता है तो क्रेटिनिन देख लेना. ये इसको 0.6 से 0.7 तक आइडियली होना चाहिए. यूरिन एसिडिक होना चाहिए. क्रेटिनिन ज़्यादा है तो समझो गए, ये चीज़ हो गई. तो ये सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्स क्या क्या करेगा बताओ? ग्लूकोज, some amount of water, some amount of salt and amino acid, इतना ले लेगा. Whatever is not absorbed, that is called urine. इसे क्या कहेंगे? Urine. It is yellow colored transparent liquid. ठीक है? Which is directed towards ureter. Directed towards ureter हो जाएगा. And now the चूंकि इतना काम हो रहा है, यहाँ तक आते आते तक ये रेड था, लेकिन अब इतना काम करने के लिए कैसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए. ये काम भी करे और फिर थोड़ा आगे चलने पर थोड़ी दूर तक रेड दिखाना और फिर उसके बाद क्या कर दो? ब्लू दिखाना शुरू कर दो, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन भी तो खत्म होती रहेगी अल्टीमेटली. ठीक है? एंड इन दिस वे बाकी का काम भी देना. 2-3 चीज तुमको और दिखा देते हैं. दैट इज अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड प्रेजेंट इन यूरिन, उसको कहते हैं प्रोटीन लीकेज. तो किसी की यूरिन में अगर झाग बन रहा है, अभी सचेत हो जाना, अगर झाग बन गया समझो तुम्हारी किडनी एक्स्ट्रा मेडिटेशन की वजह से, एक्स्ट्रा लेज की वजह से, ये जो बाहर है इन सब में क्या पाया जाता है? सोडियम बेंजोएट पाया जाता है. और ये सबसे ज़्यादा इसका टारगेट ऑर्गन किडनी है. तो जितने ये केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स हैं ये लोगों की किडनी को, अभी तुम चले जाओ जो रीनल वार्ड में या नेफ्रोलॉजी में लोगों की भीड़ लगी हुई है, तुमको 1.5 महीने पहले अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला. तो अगर झाग आ रहा है तो भी चेकअप करा. अब आगे की चीज, तो कहने का मतलब है कि जो ये कितना फिल्टर करती है बताओ इस चीज को. इन सब चीज को लिखो. इसको मैं छोटे में लिखा दे रहा हूं लेकिन सारे पॉइंट हैं. लिखिए कि नेफ्रॉन एज 2 पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट्स है बताइए? दैट इज Bowman's कैप्सूल, और दूसरा क्या है? लूप ऑफ हेनले. नाउ दैट इज रीनल आर्टरी. की रीनल आर्टरी इसमें नहीं पहुंचेगी, ऐसा कहे तो अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी तो किडनी में गई है, वो तो शान की चीज़ है, उसमें से लाखों निकलेंगी. तो एक तरीके से वो रीनल आर्टीरियोल है. आर्टरी से जो निकले वो आर्टीरियोल, फिर कैपिलरी, फिर वीनियोल, फिर वेन. 5 हिस्से हैं. समझ आ गई बात कि नहीं? आर्टरी से जो निकले उसे क्या कहोगे? आर्टीरियोल. तो आप आर्टीरियोल अगर भूल भी जाओ तो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, वरना तो तुमको बता दिया है वो मैंने, उसमें कैपिलरी सिस्टम में सब पूरी बात बताई है. सो अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी. ठीक है? तो रीनल आर्टरी एंटर्स, कहां एंटर्स करेगी? इन साइड Bowman's कैप्सूल. अब क्या होगा? देयर इट्स सब डिवाइडेड, ये वहां पर क्या होगा? इनटू फाइन वॉल्ड ग्लोमेरुलस. देयर इट
subdivides into a bunch of, बहुत सारे बंच होते हैं, सिंगल सेल वॉल्ड या फाइन वॉल, ग्लोमेरुलस, इसमें कर देगी, ठीक है। अब जरा देखिए, द ब्लड एंटरिंग ईयर, जो यहाँ पर एंटर हो रहा है वो कैसा है, एंटरिंग ईयर इज ऑक्सीजनेटेड बट कंटेन्स, लेकिन उसमें क्या है बताइए, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, लेकिन इसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। सो ब्लड क्या करेगा, ब्लड रिलीजेस इट्स ग्लूकोज, एमिनो एसिड और क्या रिलीज करेगा, सॉल्ट, वाटर एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट का मतलब है NH2CONH2, जिसको यूरिया कहते हैं। अगर यही यूरिया पानी में मिल जाए तो यूरिन कहते हैं, और थोड़ा सॉल्ट भी रह जाएगा, एक्सेस सॉल्ट, ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसमें निकल जाएगा। अच्छा अब देखिए, अगर जो बर्ड्स हैं उनमें यूरिया पानी में नहीं मिलता है, उनमें यूरिया किसमें मिल जाता है बताओ, उनकी शिट में मिल जाएगा। जो बर्ड्स लोग बीट करती हैं तो वो लोग यूरिक एसिड करती हैं, वो यूरिनेट नहीं करते हैं बर्ड्स, वो क्या करते हैं, सेमी सॉलिड के फॉर्म में बीट होती है तो इसलिए उसको यूरिक एसिड कहेंगे, और इंसानों में या और जानवरों में यूरिन कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई। अच्छा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिलीज कर देती हैं एंड ठीक है, कम आउट फ्रॉम, और कहां से निकल जाती हैं, फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल एंड comes out from Bowman's capsule, उससे निकल आती है, ठीक है। Then they get wrapped over loop of Henle, then these get wrapped over, loop of Henle में हो जाती है, and does selective reabsorption of glucose, some water, some salt, कितना होगा, and amino acid, whatever, सर रीअब्जॉर्प्शन के पहले क्या लिखा है, सिलेक्टिव, and it does selective reabsorption. Whatever is not absorbed is ये बॉडी वेस्ट है, इसको क्या कहेंगे, बॉडी वेस्ट। It is yellow colored, transparent, acidic liquid। इसका pH कितना होगा, pH भी पूछा गया है एक बार पेपर में, 6.5, ध्यान रखिएगा। हेल्दी पर्सन के यूरिन का pH 6.5 है। लिक्विड called urine, it is rooted to ureter, ये ureter को रूट हो जाएगा, while the branch of blood capillary comes out as renal vein, and the purified blood, कैसा, purified deoxygenated blood,
डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड से कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन तो उसे मिल जाएगी वहां जाके, लेकिन प्योरीफाइड तो हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया किससे, ब्रांच ऑफ रीनल वेन, कहां चली जाएगी बोलो, गोस टू रीनल वेन एंड देन टू हार्ट। हार्ट में चली जाएगी वीना कावा से, लोअर वीना कावा से जाएगी। हमने वीना कावा बता देना एक बार कि नीचे की वीना कावा, तो नीचे वाली बॉडी से लेती है, ऊपर वाली यहाँ से ऊपर वाले से लेती। देखिए जो किडनी फिल्टर ये क्या करती हैं, 180 लीटर, 180 लीटर तुम्हारी बुक में लिखा है, तो उसमें तो 150 to 180 लिखा है, बुक 180 बताती है। फिल्टर 180 लीटर ब्लड पर डे एंड ठीक है प्रोड्यूस 1.5 लीटर यूरिन पर। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें इतना ही दिया गया होगा। ठीक है, और ये जो चीज हमने बनाई है दैट इज नेफ्रॉन, बेसिक पिट्यूटरी यूनिट। अब आगे की बात देखिए। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें कुछ और भी चीजें दी गई हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सब कुछ बता दिया गया आपको, यू शेप लिख देना। 11th क्वेश्चन, अब 11th क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बताइए, नेम द मूवमेंट्स दैट अकर ऑल ओवर द गट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ डज दिस हेल्प इन डाइजेशन। तो क्या है वो मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो इट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विच अकर्स, कहाँ होता है, सिर्फ ईसोफेगस में ही नहीं बल्कि इंटेस्टाइन में भी होता है, सारे इंटेस्टाइन में भी आगे बढ़ाता चला जाएगा ना, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों जगह होता है। सो इट अकर्स इन ईसोफेगस एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें होता क्या है, इट इज कन्वर्शंस एंड डायलेक्शंस, यानी कन्वर्शन होगा डायलेक्शन होगा। एक बार जरा देख लें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, फिर हम इस पर आ जाएंगे। सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अच्छा इस चीज को देख रहे हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये पेरिस्टियोलिसिस भी कहते हैं। देखो दब के फिर आगे बढ़ा, देख रहे हो आप, कन्वर्शंस एंड डायलेशन। ठीक है, ये आप इस मूवमेंट को देखो, अल्टीमेटली और उतना क्लियर नहीं है। अब खाने को माउथ से हमें पहुंचाया, इसको पता चल सकता है। ये देख रहे हो, ये चीज समझ में आ गई ना आपको कि कन्वर्शन एंड ये यूनी डायरेक्शनल, ये फूड को कैसे करते हैं, एंटी ग्रेविटी यूनी डायरेक्शनल। अगर उल्टा भी लटका के किसी को तुम बड़ा पाव खिलाओगे तो भी पेट ही में जाएगा, निकलेगा नहीं। या ये नहीं सोचो कि पेट से खाना निकलेगा, कभी नहीं, ये यूनी डायरेक्शनल। सिर्फ उसको या फेरिंग से नीचे ले जाना है, आगे का काम हो जाएगा, वो निगलना तुम्हारा काम है, निगलेगा नहीं तब तक नहीं जा पाएगा।
निकलने के बाद का काम। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? तुम ऐसा करके देखना सो दिस इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। एक पेपर दे तो बार बार इधर उधर करना पड़ता है मुझको। ऐसे दो है नाउ। अब देखिए नेक्स्ट इज ओके। तो क्या कहेंगे? डिफाइन पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। तो इस सभी जगह हो रहा है, लेकिन ये होता क्या है? दैट इज इट इज इनवॉलंटरली contraction and dilations. ये series of wave like it is involuntary action performed by muscle. पांच क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 11 performed by muscle. It is wave like movement. वो wave like movement है in alimentary canal. So it is wave like. नोट करी, बात नहीं करो। wave like movement in किसका movement? of series of सर वो इनवॉलंटरी एक्शन देखना। a series of contraction. ऐसे भी कुछ मसल्स होती हैं जो स्मूथ मसल्स होती हैं हमारे विसरल ऑर्गन्स में। विसरल ऑर्गन्स में ईसोफेगस और इंटेस्टाइन आते हैं, वहाँ अपने आप ही होता है। इसको ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं, मस्कुलर एक्शन। ठीक है, अपने आप ही होता है। सो सीरीज ऑफ कंट्रैक्शंस एंड डायलेशन। वेव है तो सीरीज ऑफ होंगे इन एलिमेंट्री कैनाल। which routes the undigested food and waste unidirectional. Undigested है तब तक तो अंदर ही ले जाएंगे, वेस्ट होगा उसको भी यूनिडायरेक्शनली ले जाएगा। फ्रॉम माउथ टू गट, जैसे हमारा गट है ना पूरा सिस्टम, माउथ टू एनस। सो हमारे पूरा गट है, तो इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम क्या है? बोलो गट। इन एलिमेंट्री कैनाल एंड रूट्स क्या करेंगे? अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट, दोनों ही काम को। रूट्स अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट, वेस्ट भी हो सकता है उसमें। यूनिडायरेक्शनली फ्रॉम माउथ टू एनस। Further, there are two sphincter muscles. बोलो कहाँ कहाँ पे ये sphincter muscles हैं located? कितनी sphincter muscles हैं? जरा चेक करो। sphincter muscle जब हमारे ईसोफेगस से खाना स्टमक में गिरता है तो क्या वहाँ कोई sphincter muscle है? नहीं है, नहीं, वहाँ पे नहीं है। तो फिर कहाँ कहाँ है? अगर दो है तो कहाँ कहाँ पे बताओ? बोलो। और एक और बताओ। वहाँ थोड़ी बात है, हम गट की बात करें। हेलो चलो, यही तो बताना है। तो ये तो दिमाग नहीं लगा कि 4.5 घंटा स्टमक पे फूड रहना है, वहाँ उसकी क्या होगी कि वो स्मॉल निशान होता है। ठीक है। अब जरा देखो, चर्निंग होगी या मैशिंग। मैश अप का मतलब क्या होता है? जो जीभ काम करती है ना, चर्निंग एक्शन। वहां पर स्टमक ऐसे ऐसे एक्शन करेगा और खाने को क्या करेगा? मिलाता रहेगा और एसिड से मिक्स करता रहेगा। तो इस तरीके से ये इतनी बात हो गई। फर्दर द फूड इज रेगुलेटेड बाय टू स्फिंक्टर मसल which is present at the terminals of stomach and small intestine, और दूसरा कहाँ पर है? at the anus। ठीक है, वो यहाँ पूछा नहीं है, मैंने आपको जानकारी के लिए बताया। अब आगे देखो, और कुछ पूछ रहा है क्या? ये हो गया, ये सारा हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव। नेम द टाइप ऑफ ब्लड
transported by each of the following mentioning the path from one organ to another. वीना कावा, the type of blood 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से लिखो आफ्टर और। जब इस सवाल का जवाब देना तो आफ्टर और करके देना, क्योंकि और उसका जवाब देना तो क्या लिखोगे बिफोर और। इन सभी चीजों का ध्यान देना है, इस पे मार्क्स लगते हैं। तो देखो टाइप ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन द फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, तो वीना कावा क्या करता है? वीना कावा ये क्या चीज होता है? सो इट कलेक्ट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ वही बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ ब्लड कैरी करता बस इतना ही। है। यस। और Blood? कहाँ से कहाँ करते हैं? फ्रॉम बॉडी, बॉडी से ये ले लेगा और किसके थ्रू लेगा बताओ वंदना? सर ये बॉडी से जुड़ेगा और ये किसके थ्रू? वीना कावा किसके थ्रू लेगा? सर बॉडी पार्ट से। वो बॉडी पर से किसके थ्रू लेगा? एनआरवी, सही? So it takes the blood from body part through NRV और कहाँ रूट कर देगा? NRV का मतलब क्या होता है? नॉन रिटर्न वॉल्व, बैक नहीं जाएगा ब्लड। ये आगे अगर इधर तक आ गया, वॉल्व का काम है तुम्हारी साइकिल में हवा भर दी जाए तो क्या वो निकल जाती है? एक ही तरफ से वॉल्व काम करता है। तुम्हारी साइकिल की वॉल्व ऐसी होती है, इसके आगे यहाँ रबड़ चढ़ी है और वो रबड़ ऐसी है, तो जैसे ही हवा डाली जाती है यहाँ से टायर से जब हवा जाने की कोशिश करती है पिचक जाता है, तो वापस जाने देगा क्या? हवा डाल तो सकते हो, लेकिन जब हवा इस टायर से वापस जाने के लिए यहाँ दबाव डालती है तो पिचक जाएगा ही जाने। अब वॉल्व कट गया तो क्या होगा बताओ? जब भी तुम साइकिल बिना हवा की चलाते हो ये वॉल्व ही कटता है। वॉल्व कट गया तो वॉल्व अपना काम खत्म कर दिया। अगर कम लो प्रेशर में तुमने चला ली साइकिल तो वो उसका जो आयरन पोर्शन है वो वॉल्व में आ जाएगा, वो काट देगा, तुम्हें नया वॉल्व लगाना पड़ेगा। इसीलिए कम हवा में नहीं चलाई जाती। यही सब तो हम लोग करते हैं कि नहीं करते? अब आगे की बात, तो इट कनेक्ट्स फ्रॉम बॉडी थ्रू, किसके द्वारा बताओ? थ्रू NRV, दैट इज नॉन रिटर्न वॉल्व एंड, ठीक है, कलेक्ट करता है और उसको किसमें पोर कर देता है बताओ? पोर इनटू, जो इधर है लेफ्ट में उसे क्या कहेंगे? राइट एट्रियम। अब अगले का मतलब लिखो, एट्रियम। वीना कावा हो गया। और पल्मोनरी आर्टरी का श्रेया पर्पस बताइए। ये उसमें जो ब्लड को हार्ट से सो पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है और ये क्या काम करेगी? ये तो मैंने इसी सेप्टम बता दिया। और ये ब्लड यहाँ से इसमें आया और बोलो यहाँ से आया तो एक ऐसे भी चीज होती है और यहाँ से भी ऐसे आएगा, तो यहाँ से भी एक ऐसे चीज होती है। अब यहाँ से एक वॉल्व निकला तो एक वॉल्व ये निकल गया और एक वॉल्व इधर निकल गया। तुमको अब एक वॉल्व यहाँ, एक ये भी आया है, तो अब तुम्हें बहुत सारे वॉल्व मैंने बना दिए हैं, तुमको सिर्फ ये बताना है ये एक वॉल्व है, यहाँ से आया, सही है, वॉल्व है, वीना कावा। तो एक हमारे पास इन सब का काम क्या बताया गया? वॉल्व बताया जा रहा है कि क्या चीज है? टाइप ऑफ बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन पल्मोनरी आर्टरी। अब इसमें वॉल्व भी होते होंगे यहाँ पर, तो वो सब वॉल्व अलग है, हम वॉल्व सिस्टम नहीं बता रहे हैं। जैसे आपको बताया था कि एक इससे गिरता है तो ये V1 है, सही है, इससे जब ब्लड गिरेगा V1 है, एक ये V2 है, एक इसमें दो डाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, एक पल्मोनरी वॉल्व होता है, तो अलग अलग वॉल्व है। ये कौन सा वॉल्व है? यहाँ से ब्लड गिर जाएगा, ये V3 वॉल्व है, और ये कौन सा है? V4 वॉल्व है। अलग अलग वॉल्व है कि नहीं? अच्छा, वीना कावा कौन सा है? वीना कावा का तुमने पर्पस लिख लिया। अब अगला देखो, अदर वन इज पल्मोनरी आर्टरी। एक चीज और बता दें फिर मैं आपको आर्टरी पर आ जाऊं। सबके नाम लिख लीजिए तो उसके साथ हो जाएगा। 4 डिफरेंट वॉल्व्स ऑफ हार्ट। ये देखिए, दैट इज
अलग अलग वॉल्व होते हैं। ये वॉल्व कौन सा तुमको दिख रहा है हार्ट में? अगर जिसमें 3 कस्प हैं तो उसका क्या नाम होगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जिसमें 2 ही कस्प हैं तो उसको क्या कहेंगे? डाइकस्पिड वॉल्व। तो अब हम 4 तरीके के वॉल्व देखेंगे। द 4 वॉल्व्स आर ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी। तो पहला ये सीरियली है, ये वाला जो पहला वॉल्व आया वो कौन सा होगा बताओ? इसमें कितने कस्प होंगे? 3 कस्प होंगे। तो इसका नाम क्या हुआ? ट्राइकस्पिड। इसके बाद दूसरा नाम देखो, ट्राइकस्पिड के बाद कौन सा वॉल्व होगा जो पल्मोनस में ले जाए? उसको क्या कहेंगे? बोलो। ट्राइकस्पिड के बाद कौन सा है? पल्मोनरी। ये जो V2 वॉल्व है, लिखो V1 इस ट्राइकस्पिड। V2 इस पर 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार आया, इसलिए मैं लिखा रहा हूं कि बाद में फिर छूट ना जाए, कहीं भी केयरलेस ना रहिए। V2 क्या है? पल्मोनरी वॉल्व। और V3 क्या है? मिट्रल वॉल्व। और चौथा क्या है? मिट्रल डाइकस्पिड है, इसमें 2 कस्प होते हैं, ये ऐसा है। तो मिट्रल वॉल्व। और चौथा V4 क्या है? V4 बोलो जस्मिता। ठीक है, आर्टिक वॉल्व। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ। पल्मोनरी आर्टरी का काम बताइए। सही है। तो पल्मोनरी आर्टरी, ये इसका जहां जहां फिंगर रख रहा हूं उसका नाम बताते जाना है। इसका नाम बताओ, बोलो। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो फिर ये क्या है? ये क्या है? हाँ, आवर्टा। क्या कहेंगे इसको? आवर्टा या मेन आर्टरी। इसका क्या नाम है? बाकी 3 तो इन्होंने सही बताया। तो इतना तुम्हें समझ आ गया? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। ये कौन सी चीज है? पल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुस धमनी, इसका क्या नाम है? फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस सिरा, ये फुफ्फुस है। जो हमारे फेफड़े वो क्या है? फुफ्फुस या लंग्स। तो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा। समझ आ गई बात? अब ये क्या चीज है? इसका क्या नाम है जस्मिता? आवर्टा। सही है। तो पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम बताएगा? बताइए। इट ट्रांसपोर्ट्स, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, अब कहाँ से कहाँ करेगी? फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ ले जाएगी? बताइए जरा। नाम तो लिखना पड़ेगा ना। हार्ट बताइए नहीं। ऐसे ये क्या चीज है ये? राइट एट्रियम। बताइए। वेंट्रिकल वेंट्रिकल सॉरी। सो इट ट्रांसपोर्ट्स, वेंट्रिकल गलती हो जाती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स वाया विच वॉल? पल्मोनरी वाल। लिखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स आया पल्मोनरी वॉल। हार्ट का पूरा कोई भी क्वेश्चन है, हार्ट आपके माइंड में होना चाहिए। सारे वॉल्व होने चाहिए। वॉल पे भी 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, तो वहां गड़बड़ नहीं करना। अब अगला देखो। ठीक है, नाउ फ्रॉम वन ऑर्गन टू अदर, ऐसे ही सारे ऑर्गन का नाम लिखना है। व्हाट, व्हाई इज द डैमेज टू ओजोन लेयर इज ए कॉज ऑफ कंसर्न। तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब देखिए, अभी 6 दिन साइंस ही कराएंगे, आज की तैयारी करके भेजेंगे। चलो नाउ अब देखिए कि कुछ इसके इफेक्ट्स हैं, और ये किस वजह से होता है? दैट इज डैमेज टू ओजोन लेयर।
cause of concern, ये चिंता का विषय है, as it leads to skin cancer, ये क्या होगा? It leads to pass ultraviolet rays coming from sun to earth, ठीक है? It leads to permit ultraviolet rays from sun to earth, और जब वहां से अर्थ पे आ जाएगी तो क्या होगा? ठीक है, एंड कॉज स्किन कैंसर, और कैटरेक्ट, कैटरेक्ट का मतलब मोतियाबिंद होता है, मालूम है ना? कैटरेक्ट, क्लाउडी कुछ लेयर हो जाएगी, कैटरेक्ट हो जाएगा, और वीकेंड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम में वीक होगा, और साथ म्यूटेशन ऑफ जो चाइल्ड ऑफ प्रेग्नेंट मदर। स्किन कैंसर से पहले क्या देखा? स्किन कैंसर इट कैन कॉज, ये क्या करेगा? दैट इज म्यूटेशन ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वॉर्म, जो मदर वॉर्म में चाइल्ड उसका म्यूटेशन हो जाएगा, डीएनए का म्यूटेशन कर देगा, जाइगोट पे ही म्यूटेशन कर देगा, सही है, बच्चा अपंग पैदा हो जाएगा। और क्या होगा बताइए? एंड वीक इम्यून सिस्टम, और भी कई है लेकिन आप लोग नेट पे देख लेना। इसलिए जो गए थे ग्रीनलैंड में 2000 साइंटिस्ट गए तो उन्हें बहुत लोगों को स्किन कैंसर हो गया था। ये 1980 में हुआ था, तब पहली बार पता चला कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हुआ। फिर 81 पे एनवायरमेंटल वो जो पूरा वर्ल्ड समिट हुआ था यूएनईपी, हाँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम पे हुआ था। अब हमें आगे चल के इससे ज़्यादा ये जो फ्रियॉन गैस है उनका यूज़ नहीं करना है। अब आगे देखिए, तो आगे क्या करना है? व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट द डैमेज, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट द डैमेज टू ओजोन लेयर, इसी से लिख देते हैं। तो तुम्हारी बुक में कुछ दिया है, यूएनईपी से संबंधित ही लिखना पड़ेगा। हाँ? नहीं तो कुछ गवर्नमेंट उसकी तरफ से है। चलिए इसमें आ जाएगा। चलिए स्टेप्स लिखो, ये क्लास 10th पे भेज दें। दैट इज कौन से आएंगे? टू लिमिट डैमेज टू ओजोन लेयर, ठीक है? ऑल नेशंस, ठीक है, कॉमनली एग्री टू परमिट, सभी नेशन क्या करते हैं? ऑल नेशंस, कौन सी पसंद है? ऑल नेशंस, सभी नेशंस इन, किसमें बोलो? यूएनईपी ना, काली काली यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। एग्रीड, किसमें एग्रीड हो गए बताओ? एग्रीड टू फेज आउट, लिमिट द यूज ऑफ, टू लिमिट, किस ईयर वाली लेवल तक उन्हें किया? दैट इज लिमिट द यूज ऑफ क्लोरो CFC, दैट इज ऑफ द लेवल ऑफ 1979 की 1980, 1987 तक माने हो। अच्छा, ये नया आ गया होगा। लिमिट द यूज ऑफ CFC, कहाँ लिखा है? दिखा जरा, ये नया आ गया होगा, क्योंकि बाद में फिर से नई एक वो हुई होगी ना। 1987 है ना? कौन सी बुक है? लिमिट द यूज ऑफ CFC, ठीक है, अप टू द ईयर
ऑफ 1987, क्योंकि 79 तो बहुत पहले वाला है ना, उसके बाद फिर बैठक हुई होगी, उसके बाद बैठक हो गई और लोग बढ़ाते चले गए, बोले ठीक है अच्छा नहीं उतने कर पाए, अच्छा 87 तक तो करोगे। ये सब बस कहने वाली बातें हैं, उससे बहुत बढ़ा ली, लोगों ने माना किसी ने नहीं। कौन अपने देश में क्या अगर मान जाते तो सब इनको इस तरीके के एसी बंद करने पड़ते हैं, दूसरी गैस, तो क्या उनको वोट अपने कटवाने थे क्या? पब्लिक तो नहीं मानती ना, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम लोग खुश रहो। क्या माना? यू बी हैप्पी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो कोई करना कुछ नहीं, बस वहाँ बैठक करनी है। तो फिर उन्होंने 87 पे कह दिया। और क्या किया गया बताइए? इट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसे क्या कहा गया? इट इज कॉल्ड मॉन्ट्रियल। देखो अब इसमें लिखा गया है, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाइक द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यही सब में किया गया। और कोई यूज है बताओ? सर HFC यूज करने लगे। एंड रिप्लेस इट विद HFC, ये सही है। इट विद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। बोलो बात समझ में आ गई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन तुम समझते हो? Yes. और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का क्या मतलब है? कि दैट इज HHFC। और ये क्या है? दैट इज मीथेन में 2 F FCC क्या था? और 2 Cl, इसको कहते हैं डाइफ्लोरोकार्बन है ये मीथेन। और इसको CFC भी कह सकते हो या फ्रीऑन 12। एयरफोर्स में हम लोग ये जो डालते हैं अभी भी फ्रीऑन 12 भी मैं डलवाता हूँ, कितना भी हो हम ये तो नहीं डलवाते हैं, क्योंकि ये 30 रुपए महंगी आ रही है, तो कौन डलवाए? 30 रुपए अच्छी बात है। मिल जाती है, बात की नहीं, तो इसलिए बोलो बात समझ आ गई? ये 630 में पड़ती है और ये 660। सही? अब जो बोर्ड पे आ गई क्या? आने वाली है। बोर्ड में वो भी पड़ेगी ना। इट इज कॉल्ड CFC। इसे क्या कहेंगे? और ये क्या है? बोलो सही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्या है? वो तो उसके पास जो अवेलेबल, हम लोग अभी नहीं है, हम उससे थोड़ी कहेंगे कि जाओ ढूंढो। मान लो अगर हमें कल AC चलवाना है, कहेगा नहीं मिल रहा, 2 दिन बाद फिर खड़ा हो जाएगा, सर मिल ही नहीं रहा, क्या करेंगे बताओ? जो मार्केट में है वही मुझे डलवाना है। बात समझ आएगी नहीं? ये कस्टमर बेस्ड नहीं है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, उसको चलने ही नहीं देना चाहिए। चलिए अब अगला सवाल देखो। नेक्स्ट इज Max saw a danger situation. He saw a snake in garden. Name the hormone secreted and explain the response to body during his experience. तो मैक्स ने स्नेक देखा, बोलो सुनील वो क्या करेगा? एड्रेनलिन ग्लैंड से, एड्रीनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलेगा और वो उसको किस चीज के लिए इनेबल करेगा? So when there is a stress, जब भी कभी स्ट्रेस होगा और fear in body, then adrenal gland that is situated on top of kidney prepares body to fight or flight situation. समझ में आ गई बात कि नहीं? And it secretes adrenaline which increases heartbeat, that is fast blood flowing rate, ये सब काम कर देता है, and increased respiration, ये 3 काम है। इन सब चीजों को लिखो। So when there is a situation of stress and fear, then adrenal gland situated over top of kidney क्या करती हैं? रिलीज एड्रेनलिन हार्मोन। which prepares body in emergency situation for fight or flight, which is better suited for our survival. अगर फाइट से हो सकता है तो फाइट भी करेगा और भागने का पॉसिबिलिटी देखेगा, दोनों एक साथ कैलकुलेट करता है माइंड। फॉर फाइट और फ्लाइट which is better suited for survival.
This hormone gives instant energy to body. ये क्या करता है? Instant Increases. सर सिर्फ HFC होगा ना, HFC क्या? HFC है ऊपर वो कुछ लिखने वाले थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, बस इतना है. So this hormone increases heart beat rate, ठीक है, rate of respiration, etc. ये काम करता है. अगला सवाल देखिए. तो मैक्स के केस में यही काम होगा. तो स्टडी द गिवन डेटा, तो उस काम में वो ये कर सकता है. ही विल टेक दैट इज स्लो स्टेप्स बिहाइंड एंड अल्टीमेटली रन अवे. स्लो स्टेप्स के लिए स्लोली ही विल टेक फ्यू स्टेप्स बिहाइंड एंड अल्टीमेटली रन तब अवे. भागे. यही तो काम करेगा. सो मैक्स लड़ने तो जाएगा नहीं, विल स्लोली मूव फ्यू steps behind and run away. या ये भी कर सकता है. मैक्स में jump few feet higher and sit on the wall of backyard. ये भी कर सकता है. ये तुम्हें नहीं पता है. ये सिचुएशन आ चुकी, मेरे साथ भी आ चुकी. हम लोग आश्चर्यचकित है, जैसे बगल से ही सांप निकल रहा है. तो अब ऐसे समय पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ अजीब सा ही हम लोग कर देते हैं. बड़ा ही मोटा सा. इतनी बात उनको समझ में आ गई कि नहीं? हम लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने गए थे और वहीं बगल में पीछे चले गए बैकयार्ड में यूरिनेट करने के लिए. वहीं बगल में सांप वो निकल गया, फिर यूरिनेट करके आ गया. फिर से वहाँ तो सांप. ऐसी हालत है. लेकिन अब बॉडी क्या करेगी, तो वहां पर हम चुपचाप आ गए. हम भी मैच देख. लेकिन एड्रेनलिन ग्लैंड तो आया होगा ना, उसने कुछ किया नहीं हमारे साथ. बस ऐसी स्थिति आ सकती है कि क्या हो सकता है कि दैट मैक्स विल जंप फ्यू फीट हायर एंड सिट ऑन वॉल. ये भी तो हो सकता है ना. तो तुमको सभी संभावनाएं बतानी होंगी. फिर उसके बाद सर ने 3 सांप मारे. 2 तो असम में ही बार डोगरा में मारे. फिर डर निकल गया सांप. चलो तीसरा तीसरा बेंगलोर में मारा. कहीं पे भी कोई कहता है सांप है तो मैं लाठी लेके अब चल देता हूँ. डर निकल गया कि सांप कुछ करते नहीं है. मैक्स विल जंप few feet. मेरी मम्मी ने मारा था. उसके बाद इतनी बात तुमको समझ में आ गई? अगला सवाल देखो. स्टडी द गिवन डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग. तो क्वेश्चन देखिए. तो मुझे बताओ, पेरेंटल प्लांट क्रॉस फर्टिलाइज एंड सीड कलेक्ट किया गया. तो F1 में ये पाया गया. F1 में क्या पाया गया कि 330 सीड्स सोन और 330 रेड फ्लावर थे. 330 सीड्स सोन एंड ऑल बोर, सब बियर बोर बॉन्ड से बना. ये सेकंड फॉर्म है बियर की. रेड फ्लावर. और F2 जनरेशन में क्या हुआ? आउट ऑफ 42 सीड्स, आउट ऑफ 44 सीड्स क्या हुआ बताइए? 33 सीड्स गिव प्लांट्स विद रेड फ्लावर. 33 में क्या था बताइए? रेड फ्लावर. और 11 में कैसा था? वाइट फ्लावर. अच्छा, अब इससे देखने से तुम्हें क्या लगता है कि मेल पेरेंट ऑलवेज बोर रेड फ्लावर और फीमेल पेरेंट्स बोर वाइट फ्लावर. जो मेल पेरेंट है उसमें रेड फ्लावर था और फीमेल पेरेंट में क्या था? वाइट फ्लावर. अब F1 F2 जनरेशन, इस पर आंसर दो. व्हाट इज द टर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रॉस?
मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये बात सही है। सो दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि इनमें क्या किया गया, सिर्फ एक कलर को ही तो देखा गया है। तो इस तरीके के हम टर्म को क्या कहेंगे? तो पहले का आंसर बताओ, मोनो, ठीक है, हाइब्रिड क्रॉस, दैट इज एकल संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, अब जरा देखो, व्हाट डज द डेटा ऑफ कॉलम F1 इंडिकेट? F1 दिव्या क्या इंडिकेट कर रहा है? अच्छा, रेड और रेड दैट इज white color is recessive and red कैसा है? is dominant। और ये कैसा क्रॉस है वो तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं, बस यही लिखना है जो आपने बताया, यही लिखना है। बोल बात सही है। अब देखो, express the genotype of A parents and B F1 की प्रोजीनी। तो of A के पेरेंट्स, A किसे कहा गया? ये तो कहीं लिखा ही नहीं। पार्ट है ए और बी पार्ट मतलब दो पार्ट है ए पेरेंट्स का, अच्छा अच्छा, वो ऐसे ही बस। ओके ओके, ये ए भी है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोई कर ही ना पाए ये पेरेंट्स का। चलो, दैट इज पेरेंट्स। जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स क्या था बोलो? क्योंकि हमने पेरेंटल क्रॉस किया तो वो होमोजाइगस, होमोजाइगस ही रहे होंगे, रेड एंड होमोजाइगस, ठीक है। सो पेरेंट्स का क्या था जीनोटाइप? जीनोटाइप होमोजाइगस। अगर होमोजाइगस रेड है तो आप इसे आर आर लिखिए, और होमोजाइगस वाइट को क्या लिखोगे? होमोजाइगस वाइट, स्मॉल आर स्मॉल आर। और अब इनका भी बताओ, बी पार्ट में F1 का, F1 प्रोजीनी, दैट इज हेट्रोजाइगस ना। हेट्रोजाइगस रेड, दैट इज आर आर। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? Ravi has a lunch consisting of rice, dal, salad and ghee. Help him understand the process of digestion of the meal by answering. Which of the following food item is rich in carbohydrate? Where does its digestion start and where does it is completed? Name the enzymes involved. तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स इसमें कौन सा है? That is rice is source of कार्बोहाइड्रेट। तो मोनिका, इसका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? माउस हो जाएगा और वहां पर क्या चीज होगी? देखो इस चीज को, दैट इज इट्स डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। दैट इज जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स पलक कहाँ उपस्थित है बताओ? दैट इज इनर लाइनिंग ऑफ माउथ एंड टंग। Salivary glands present in inner linings of mouth and tongue। ये क्या करेंगी? Release salivary amylase, which breaks down oligosaccharide या स्टार्च। इसमें क्या होता है? ऑलिगोसैकेराइड बोल सकते हो, स्टार्च भी बोल सकते हो। which breaks down starch या पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को ये ऑलिगोसैकेराइड में तोड़ेंगे, ये 10 तक होता है, और फिर उसके बाद मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। सो स्टार्च जो कि क्या कहलाएगा बोलो? पॉलीसैकेराइड।
इनटू, ये कि कई चीजों में तोड़ देंगी। ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड में 1 से 10 तक जो भी है 2 से 10 तक मानो, 2 को डाइसैकेराइड 3 से मानो। ऑलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाई के सैकेराइड का मतलब समझते हो, दैट इज केन शुगर। और मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, ग्लूकोज का डबल कर दो तो C12H22O11, ये क्या है बोलो, और C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज। इसका डबल कर दिया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, ये डाइसैकेराइड है। और इससे भी ज्यादा हो जाए, ग्लूकोज की 6 यूनिट जुड़ी हुई हो, अब बहुत लंबी चेन हो, तब तो स्टार्च है। तोड़ रहा है लेकिन पूरा नहीं तोड़ पा रहा है, ग्लूकोज तक तोड़ देता है, ऐसा नहीं है माउथ में। इसीलिए कहते हैं कि खाने को 40 बार चबाओ, तो अगर 40 बार चबा लिया तो वहीं पे ही टूट जाएगा। अगर तुमने रोटी को 40 बार चबा लिया तो वो बिल्कुल ग्लूकोज की तरह मीठी हो जाती है, ग्लूकोज मुंह में ही बन जाएगा। और डाइसैकेराइड और किस में तोड़ेगा बोलो, सैकेराइड। अगर तुम इतना ना भी लिखो, इन पार्शियली इनटू ग्लूकोज लिख दो, सारी बात छोड़ो, क्या लिख दो, पूरी तरीके से तो नहीं कर रहा है ना, आंशिक रूप से वो ग्लूकोज में तोड़ रहा है, पार्शियली, पार्शियली इनटू। और फिर रेस्ट काम कहां पर होगा बोलो, इनटू ग्लूकोज। नाउ अब ये अनडाइजेस्टेड, इस जो है ना, अभी पूरा ब्रेक डाउन तो हुआ नहीं है, डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन होता है। नाउ अनडाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट नाउ रीचेस टू स्टमक। स्टमक में ऐसा कुछ है कि नहीं है, वहां पे कुछ होगा इसके साथ, पर वो तो बोले पैंक्रियास में होगा, मतलब मैं सीधा बोल दिया पैंक्रियाटिक अमाइलेज में सब काम होता है, स्टमक में कुछ हो ही नहीं रहा, उनकी बात माननी पड़ेगी। चलो जैसा ही कह रही वही लिखो। तो अब आगे बढ़ गया। नाउ पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट फर्दर मूव्स टू डुओडाइनियम, कहां पे मूव करेगा, अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। देयर पैंक्रियास रिलीजेस पैंक्रियाटिक अमाइलेज and ultimately breaks down carbohydrate completely into glucose। बोलो पूरा समझ में आ गया। Now partially digested carbohydrate moves further, कहां तक चलेगा, in upper part of स्मॉल इंटेस्टाइन, और रीच कर देगा, रीच वहां पर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। देयर पैंक्रियास, जो हमारी बॉडी में अग्नाशय है, स्टमक के जस्ट पीछे लोकेटेड है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब आगे क्या काम होगा, there pancreatic amylase released by, किसके द्वारा रिलीज हुआ, पैंक्रियास, अब breaks down it into glucose and it is ready to be absorbed by microvilli to blood, and it is ready, नोट किया करो पलक, to be absorbed by microvilli to blood। माइंड से समझ रही हो, हाथ से काम लो, इसके आपको मल्टीपल फायदे मिलेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज फूड आइटम्स कंटेन्स प्रोटीन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। पलक इसका जवाब दो, पूरी बात बोलिए जो बोलना, आंसर पूरा दीजिए। प्रोटीन, दाल कंटेन्स प्रोटीन,
in stomach, pepsin is released, due to which पेप्सिन pepsin is released, due to which amino acid is converted, protein is converted into amino acid, and then आप बता दीजिए। Dal contains protein. Its digestion in stomach starts with pepsin. Pepsin enzyme break down it in protein into amino acid. पेप्टोन्स एंड Peptones and ठीक है, दैट इज डाइपेप्टोन्स होते हैं। और दूसरा कौन सा होता है? सर उससे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो बताया था उससे हमें क्या लेना? एसिडिक मीडियम बनाते हैं। वो तो ठीक है, एसिडिक मीडियम तो वो भी लिख सकते हैं कि उसको एसिडिक मीडियम देगा। तो ये किसमें प्रोटीन टूटता है बताओ? पेप्सिन किसमें तोड़ देगा? पेप्टोन्स और पेप्सिन, दो ही चीज है कि नहीं? पेप्टोन्स एंड पेप्सिन में तोड़ेगा। अब आगे बताओ। Then it transfers to small intestine. वहाँ पे bile juice वगैरह बाइल जूस को तो वो ऑयल और तेल घी के लिए है, बाइल जूस से तुम्हें क्या लेना देना? वो बताओ जहाँ पलक ने छोड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे, फिर वहाँ पे विली वगैरह से वो नहीं तो विली से में, वो तो एब्जॉर्ब का काम। तुम बोलो प्रोटीन टूटेगा कैसे? हाँ सुनिए। ट्रिप्सिन हाँ ट्रिप्सिन, पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन इसको पेप्टोन और पेप्सिन में पेप्टोन्स में तोड़ देगा और डाईपेप्टाइड्स में किस में तोड़ेगा? पेप्टोन एंड डाईपेप्टाइड्स में। मतलब दो अमीनो एसिड जुड़े होते हैं तो डाईपेप्टाइड, और 3 से 10 तक होंगे तो उनको क्या कहेंगे? पेप्टोन्स। आगे फिर बोलो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा जूस रिलीज होगा? कौन सा? हाँ ट्रिप्सिन होगा। तो ट्रिप्सिन इसे किस में तोड़ेगा? बोलो, बता ही नहीं रही, आप बताइए। फिर कहाँ से होगा? तो पैंक्रियास ही तो कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पैंक्रियास भी मिलते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो पैंक्रियास में कोई चीज छोड़ी ना जाएगी। पैंक्रियास से जो जूस रिलीज होते हैं वो कहाँ जाएंगे? यहाँ 3 जूस इसमें एंटर करते हैं। कौन कौन से? बोलो। ट्रिप्सिन और अमाइलेज, और तीसरा कौन सा है? लाइपेज ऑयल के लिए, अमाइलेज किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। और ये किसके लिए? प्रोटीन के लिए। यही तो बताना था तुमको, फिर ये क्यों नहीं बताई? ये तुमको बताना था। दूसरे से ड्यूटी करवा रही है, उसको देना पड़ा। समझ आई बात कि नहीं? तो बोलो इसके इधर ये स्टमक है, स्टमक में क्या होता है? स्टमक में पेप्सिन है, पेप्सिन ने इसको पार्शियली तोड़ा और फाइनली किसने तोड़ा? ट्रिप्सिन। बोलो बात समझ आई? नाम एक जैसे होंगे वो एक ही जैसा काम करेंगे। तो जो पेप्सिन करेगा वही कौन करेगा? पेप्सिन। तो पेप्सिन पार्शियली तोड़ेगा और ये हम कल लिखाएंगे, और ट्रिप्सिन क्या करेगा? कंप्लीटली तोड़ देगा। बोलो बात समझ आ गई? कल इसको पूरा करा देंगे। ये तुम्हारी सही, इसका प्रिंट आउट निकाल देंगे। क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और हार्मफुल। तो इसका रीजन क्या है कि फूड चेन रिस्पॉन्सिबल है हार्मफुल के लिए?